नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। निफ्टी करीब 4 महीने के निचले स्तर पर बंद। मेटल को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरे। सेंसेक्स 523 और निफ्टी 160 अंक टूटकर बंद। दिवाली से पहले सरकार का किसानों को तोहफा, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में फैसला। हमास के हमले पर यूएन चीफ गुटरेस का विवादित बयान, कहा बेवजह नहीं हुआ हमला। नाराज इजरायल ने कही सबक सिखाने की बात, कहा यूएन महासचिव रहने के लायक नहीं गुटेरस। अब इंडिया नहीं भारत, एनसीईआरटी की सभी किताबों में नाम बदलेगा देश का। एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश, हिंदुओं की जीत पर भी होगा फोकस। आज दिल्ली में सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2023 नॉर्थ जोन में बढ़िया काम के लिए डेवलपर्स को मिलेगा सम्मान। नितिन गडकरी होंगे मुख्य अतिथि। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने की धमाकेदार शुरुआत। 3 विकेट के नुकसान पर 251 रन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां ग्लोबल संकट की वजह से आज भी लगातार 5वें दिन बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 64,049 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 160 अंक गिरकर 19,122 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही, तो वहीं मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स हल्की बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार के टेंशन को समझने के लिए मेरे साथ हैं सुमित और यतिन। सबसे पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित, पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो बाजार में ये जो इतना कोहराम मचा हुआ है, इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो बीएसई के ओवरऑल मार्केट कैप में करीब करीब 20 लाख करोड़ ये एक नंबर है जो वाइप आउट हुआ है महज 6 सत्रों के दौरान। तो एक मासिव सेल ऑफ अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो वो होते हुए दिखाई पड़ी है। 21 लाख करोड़, जो कि सोमवार के सत्र में 12 साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज में मिला के कहीं 21 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 5 दिनों से लगातार जो मार्केट में फॉल है वो देखने को मिल रहा है। 17 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर से लेकर अगर आप अब तक देखेंगे तो ये लगातार 5-17 जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। 17 अक्टूबर को जहां कहीं 3.29 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप होती थी, वो अब 3.09 लाख करोड़ के आसपास राउंड ऑफ कर लेंगे तो 20 लाख करोड़ और अदरवाइज 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक जो फिगर है वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो ये फॉल की साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेशन बाय सेशन। इसके अलावा जो एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड है वो भी काफी बड़ा है। एफआईएस करीब 15,000 करोड़ का माल सिर्फ अक्टूबर में बेच के गए हैं। तो एक मासिव सेल ऑफ अक्टूबर के अंदर एफआईएस की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर कार्नेज है। मिड कैप इंडेक्स 8% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 6% नीचे अपने हायर लेवल से ऑलरेडी आ चुका है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो सिर्फ इंडेक्स के लिहाज से आप इन्हें देख रहे हैं। कुछ बड़े मिड कैप इंडेक्स जहां पर बड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईआरबी इंफ्रा, कुछ ऐसे नाम है जो कि डबल डिजिट के अंदर फॉल हाल फिलहाल में दिखा चुके हैं। और लाइक वाइज स्मॉल कैप में तो एमएमटीसी ऐसे नाम जो कि करीब 30% तक वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक हैं जो कि बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। ये इंडेक्स ही इंडेक्स है जो कि 6 से लेकर 8% तक फॉल होता हुआ दिखाई पड़ा है। जी, अब यतिन के पास चलते हैं। यतिन, सुमित ने तो बताया कि बाजार के जो इफेक्ट्स हैं वो आखिरकार क्यों दिख रहे हैं, बाजार पे जो ये इफेक्ट पड़ा है उसके रीजंस क्या क्या हैं, बाजार का जो इतना बीपी हाई है इसके रीजंस क्या हैं आपके पास? 4-5 कारण हैं जिसके कारण बाजार में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत टेंशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को घसीटने की ताकत है, जिसके कारण बाजार अभी थोड़ा बहुत वरीड है कि क्या दूसरे देश भी क्या साइड्स लेके एक मिडल ईस्ट में युद्ध करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है एक ऑयल इकोनॉमी है और कच्चे तेल पे इसका सीधा आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है। गोल्ड के दाम की बात करें तो यहाँ आपको उछाल दिखाया। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो ये युद्ध के बाद 5% के पार चले गए हैं, जो मल्टी डेकेडल हाई पे आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं, बढ़ता हुआ कच्चे तेल का कोहराम है, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल मोड पे है उस पर असर होने की चिंता के कारण ग्लोबल इक्विटीज से लोग परहेज कर रहे हैं। भारतीय बाजार की स्पेसिफिकली बात करें
तो FIS ने यहाँ आपको लगभग 15 से 16 हजार करोड़ रुपए की इक्विटीज इसी महीने में बेची हैं। तो FI की सेलिंग भी बहुत भारी है कैश मार्केट्स में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये 100-डे मूविंग एवरेज के क्रूशियल सपोर्ट जोन को भी तोड़ के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो चाहे वो टेक्निकल रीजंस हो, फंडामेंटल रीजंस हो, ग्लोबल रीजंस हो, सभी के सभी पैरामीटर्स पे बाजार जो है एकदम फ्रेजाइल मोड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है और इंपॉर्टेंट जोन्स में अब ट्रेड करना शुरू कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन और सुमित आप दोनों का। दूसरी तिमाही के नतीजों में नेटवर्क 18 और टीवी 18 ने घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने निवेश किया है जिसकी वजह से नतीजों में यह घाटा दिख रहा है। दूसरी तिमाही में नेटवर्क 18 का रेवेन्यू 20% बढ़ा है जबकि टीवी 18 के रेवेन्यू में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूज सेगमेंट में रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ है जबकि एंटरटेनमेंट रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ है। सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये 12% बढ़ा है। न्यूज सेगमेंट का एबिटा भी बढ़कर अब 10 करोड़ हो गया है। ये नतीजे हैं दूसरी तिमाही के। और आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट है जिसका स्वामित्व RIL के पास है। अब बात करेंगे सरकार की जिसने दिवाली से पहले देश के किसानों को तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के फैसले को ब्रीफ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरीके का असर नहीं होने देगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमतों का असर देश के किसानों पे हम नहीं पड़ने देंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने इस ब्रीफिंग में, आप भी सुनिए। नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। NBS पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। अब NCERT की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। NCERT पैनल ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताया जरा NCERT पैनल ने क्या सिफारिश की है? जी, इंडिया बनाम भारत की जो बहस है वो पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच गई है। दरअसल NCERT के एक पैनल ने जहां तक संभव हो सके पाठ्य पुस्तकों से इंडिया शब्द को हटा के भारत इंक्लूड करने की बात कही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारे पैनल्स बनाए थे NCERT ने, जिसमें से कि एक पैनल का जो काम था वो था कि जो पाठ्य पुस्तकों में किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे। तो इस 19 सदस्यीय जो पैनल है वो खासतौर पर कक्षा 3 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें में उसको बदलाव को लेकर था और उसने ये सिफारिश की है कि जहां तक हो सके जो इंडिया शब्द है उसको हटा के भारत शब्द किया जाए, क्योंकि दलील है इस पैनल की कि जो भारत शब्द है वो काफी प्राचीन ग्रंथों में उसका जिक्र आता है, जबकि इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो इसलिए उसे हटाकर भारत शब्द किया जाए। साथ ही कुछ और सिफारिशें भी की गई हैं इतिहास और सोशल साइंस को लेकर। ये कहा गया है कि जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं उसको हटा के क्लासिकल हिस्ट्री कहा जाए उसे, और साथ ही जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसे हटा के इसमें किसी तरह का विभाजन ना किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां तक हो सके जो हिंदू वीरता की जो गाथाएं हैं उसको इंक्लूड किया जाए। तो इस तरह की कुछ सिफारिशें हैं जिसे अगले सेट में जब NCERT की किताबें पब्लिश की जाएंगी तो उसमें उसे इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही जो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारत ज्ञान प्रणाली जो है उस पर ज्यादा फोकस करने की बात इस पैनल ने की है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात इजराइल और हमास जंग की। इजराइल हमास के बीच चल रहे जंग को करीब करीब 20 दिन बीत चुके हैं। अब तक इस जंग में लगभग 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजराइल से मुकाबले को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा की गई।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरल्लाह और हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख अल नखला मौजूद थे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि गाजा में इजराइल के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। यही नहीं, इस बैठक में अब तक जो अलग अलग देशों ने कदम उठाए हैं उस पर भी चर्चा की गई। दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच चल रहे इस जंग में अब जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका एक बयान सामने आया जिसमें इजराइल काफी नाराज इस बयान से दिख रहा है। दरअसल एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कहा कि हमास ने इजराइल पर अकस्मात या अकारण ही हमला नहीं किया है। उनकी इस टिप्पणी से इजराइल काफी नाराज है। इजराइल ने गुटेरेस के इस्तीफे और माफी की मांग की। अब वो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था सुरक्षा परिषद की इस बैठक में एंटोनियो गुटेरेस ने। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. And the SG is blaming the victim. You are blaming Israel. This is a pure blood libel. This is a pure blood libel. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. और यूएन में बेवजह कश्मीर का नाम पर भारत ने पाकिस्तान को अनोखे अंदाज में जवाब दिया। कल यूएन सुरक्षा परिषद में इजराइल गाजा मुद्दे पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का रेफरेंस दिया था। इस पर भारत डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्र ने कहा कि भारत पाकिस्तान को उसी अवमानना के साथ जवाब देगा जो वो डिजर्व करता है। भारत कोई प्रतिक्रिया देकर पाकिस्तान को इज्जत नहीं बख्शेगा। अपने भाषण के आखिर में आर रविंद्र ने कहा कि एक प्रतिनिधि ने मेरे देश के एक अभिन्न हिस्से यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया था, मैं जवाब देकर उनकी इज्जत नहीं बढ़ाऊंगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आतंकवाद पर अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को उन्होंने लताड़ा। ब्लिंकन ने मुंबई पर हुए हमले की चर्चा की और पाकिस्तान के लश्कर तौयबा का नाम लिया उन्होंने यहां पर बकायदा और उसे लताड़ा। इंडिया गठबंधन में क्यों चल रही है खटपट और लोकसभा चुनाव से पहले आपस में लड़कर इंडिया गठबंधन को क्या होगा हासिल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मुंबई की, जहां पर घर खरीदारी के लिए लोगों का जोश अभी भी हाई है। नवरात्रि के दौरान प्रॉपर्टीज के लिए 42% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच 4,594 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 37.4% बढ़ा है। हालांकि अक्टूबर के शुरुआती 14 दिनों में रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखी गई है। शुरुआती 14 दिनों में रेवेन्यू का डेली एवरेज कलेक्शन भी 13 करोड़ रुपए था, जबकि नवरात्र के दौरान यह बढ़कर 48 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 272% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है। और अब सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023 का आगाज हो चुका है। अभी जोनल अवार्ड्स का सिलसिला चल रहा है और आज इसी कड़ी में बारी है नॉर्थ जोन के अवार्ड की। आज शाम राजधानी दिल्ली में नॉर्थ जोन के अवार्ड्स होंगे। ज्यादा जानकारी लेते हैं सीएनबीसी आवाज के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट से, जो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो विपिन जी, कैसी चल रही है तैयारी वहां पर?
गुड इवनिंग स्मिता। तो मंच सज चुका है, उसी मंच से खड़ा होकर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और पूरी तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। आज शाम 6 बजे से इस अवार्ड सेरेमनी का उद्घाटन होगा। मुख्य अतिथि जैसा आप जानते हैं नितिन गडकरी साहब आज यहां पर आ रहे हैं और वो सम्मानित करेंगे डेवलपर्स को, विजेताओं को। थोड़ा एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये जोनल अवार्ड्स का सिलसिला चल रहा है, तो सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023 में 4 जोन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिसमें वेस्ट जोन से शुरुआत हमने की थी। अहमदाबाद में वो सेरेमनी आप देख चुके हैं, 30 सितंबर को हुई थी। और अब आज हम नॉर्थ जोन के लिए आए हैं, नई दिल्ली, देश की राजधानी। इसके बाद साउथ और ईस्ट जोन्स के भी अवार्ड्स होने हैं जो आने वाले 2 महीनों के अंदर होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन जोनल अवार्ड्स में जो भी विजेता निकलेंगे वो कंपीट करेंगे नेशनल लेवल के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए। आप कह सकते हैं कि आज के विजेता एक बार फिर एक दूसरे के सामने होंगे जब वो नेशनल अवार्ड्स के लिए कंपीट कर रहे होंगे, जिन्हें हम आने वाले महीनों में होता हुआ देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ से तो तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हैं, मंच तैयार है, हम भी तैयार हैं। विपिन जी, ये भी जरा बताइए कि आज किस कैटेगरी में ये सम्मान दिया जाएगा, कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी? कैटेगरीज की बात करें तो देखिए, मेन फोकस तो होता है रेजिडेंशियल के ऊपर, क्योंकि ये सीधा ग्राहक से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी की, तो उसमें अफोर्डेबल कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे घर इसी कैटेगरी में बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा मिड सेगमेंट है, लग्जरी है और अल्ट्रा लग्जरी, और ये चारों ही कैटेगरीज इस समय रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफी अच्छा कर रही है। लेकिन इस साल से एक और कैटेगरी का इंट्रोडक्शन किया गया, दैट इज मास हाउसिंग, क्योंकि सरकार का भी इस पे काफी फोकस है। देश में बड़े पैमाने पर जो 10, 12, 15 या 20 लाख के मकान हैं, उनकी बड़ी आवश्यकता है और काफी कंपनियां, काफी डेवलपर्स इस पर काम कर रहे हैं। बड़े शहरों के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटीज में इन पर काफी ज्यादा काम हो रहा है, और इसीलिए सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड का फोकस भी वहां पर है कि वैसे डेवलपर्स और वैसे अच्छे काम को भी चुना जाए और सम्मानित किया जाए। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आज आप शाम अवार्ड्स की नाइट में सम्मानित होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। और रियल एस्टेट अवार्ड्स जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी, यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे नितिन गडकरी। इससे ढेर सारी बातें होंगी एक्सक्लूसिव यहाँ पर। तरक्की की नई राह आज शाम को आप देखेंगे नितिन गडकरी को सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात प्रदूषण की, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे सेहत पर होता है प्रदूषण का असर और इससे कैसे बचा जाए, आज का कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर।